हाँ, तो कौन बोल रहा था कि भारत डेड इकोनॉमी है? अमेरिका और अमेरिका के सपोर्टर्स। तो अमेरिका के सपोर्टर देखें कि सारे अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए 2025 के पहले क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है। पिछले 12 वर्षों में फ्रेजाइल 5 से चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी तक का सफर भारत ने तय कर लिया है और ये इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हर्ष नायक और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी की इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में, जो 2013 में फ्रेजाइल 5 का हिस्सा होने से लेकर के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में शामिल हो चुकी है। देखिए, 2013 में एनडीटीवी प्रॉफिट का एक ट्वीट था कि भारत की जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 4.4% है, स्लोएस्ट इन 4 years। और अब 2025 की ब्रेकिंग न्यूज देखिए कि सभी एस्टिमेट्स को बीट करते हुए पहले क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है। दोस्तों, आपको मैं आज याद दिला देता हूं कि 2013 में मॉर्गन स्टैनली ने फ्रेजाइल 5 टर्म कॉइन किया था। इसमें वो देश शामिल थे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा डिपेंडेंट थे और उनकी इकोनॉमी वल्नरेबल थी। बताइए, इस लिस्ट में ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की के साथ में भारत का नाम शामिल था। ये वो समय था जब देश के पास हाई करंट अकाउंट डेफिसिट की समस्या थी, जो कि 2012-13 के अराउंड -4.8% रही। मतलब कि हम एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे थे और इसके चलते फॉरेन कैपिटल की जरूरत पड़ रही थी। इस समय महंगाई भी डबल डिजिट्स में थी और करीब 10% के ऊपर थी और रुपये की वैल्यू गिर रही थी। जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो ये 2012-13 के चौथे क्वार्टर में करीब 4.4% रही और पूरे साल की बात करें तो ग्रोथ रेट सिर्फ 5.5% थी, डाउन फ्रॉम 8.9% इन द प्रीवियस ईयर्स। इस समय फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का करीब 4.9% था और फॉरेक्स रिजर्व्स सिर्फ $292 बिलियन के अराउंड थे। इसमें तो मात्र 7 महीने के इंपोर्ट्स कवर हो पाते थे। सही कहें तो इकोनॉमी में इतनी अस्थिरता थी कि इन्वेस्टर्स भाग रहे थे और ग्लोबली भारतीय इकोनॉमी लगातार पिछड़ रही थी। लेकिन अब इन आंकड़ों में बदलाव कैसे आया? 2025 में रियल जीडीपी ग्रोथ 7.8% है, जो प्रीवियस क्वार्टर के 7.4% से ऊपर है और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर के 6.5% से भी ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी एस्टिमेटेड रुपीज 86.05 लाख करोड़ रुपीज है। ये ग्रोथ सर्विस सेक्टर से ड्रिवन है और इसमें पूरे आंकड़े आप हमारी इस वीडियो में देख सकते हैं। अब 2013 से 2025 की बात करें तो साफ अंतर दिखाई देता है। 2013 में करंट अकाउंट डेफिसिट -4.8% था, जबकि 2025 में जीडीपी का -1.2% हो गया है, क्योंकि इंपोर्ट्स कंट्रोल किए गए और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हुए एक्सपोर्ट्स बढ़ाए गए और ऑयल प्राइसेस मैनेज किए गए हैं। महंगाई के आंकड़ों में भी बदलाव आया है। जहां 2013 में 10% सीपीआई था, वो 2025 में मई तक 2.82% रहा है, जो कि 2019 से सबसे निचले स्तर पर है। आरबीआई की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और सप्लाई चेन इंप्रूवमेंट्स ने बड़ा रोल प्ले किया है। फॉरेक्स रिजर्व्स को देखें तो 2013 में ये $292 बिलियन थे और अब 2025 में 650 बिलियन से ज्यादा हो गया है, जो हाईएस्ट एवर है और अब इससे 12 महीने से ज्यादा इंपोर्ट कवर किए जाते हैं। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये 2013 में जीडीपी का 4.9% था और 2025 में ये 5.1% तक रहने का अनुमान है। नॉमिनल जीडीपी साइज को कंपेयर करें तो 2013 में ये $1.8 ट्रिलियन थी, जबकि 2025 में एस्टिमेट 3.7 ट्रिलियन रहेगी, जो 2014 से लगभग दोगुनी होगी। आखिर में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स की बात करें तो ये 2013 में अपने पीक पर था, लेकिन अब डाउन होकर के 85% हो गया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और स्टेबल पॉलिसी से सपोर्ट मिला है। दोस्तों, इसमें पॉलिटिकल एंगल या विल पावर की बात भी हम कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा रोल प्ले किया गया है। यूपीए गवर्नमेंट को अपनी शुरुआत में इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबल मिली थी, पर सरकार की नीतियों से आगामी सालों में ये गिरती हुई चली गई और इतनी गिरी कि 2013 में फ्रेजाइल 5 का पार्ट बना दी गई। हाई प्रोफाइल करप्शन स्कैंडल्स जैसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कोल एलोकेशन स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैंडल और एयर इंडिया जैसे पीएसयू में लॉसेस ने पॉलिसी पैरालिसिस क्रिएट कर दिया। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस गिरा और गवर्नेंस फेलियर हुआ। सरकार की इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज विफल रही। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, वोडाफोन केस, हाई फिस्कल डेफिसिट, बैंकिंग सेक्टर में बैड लोन्स की भरमार, कमजोर पीएसबी से एनपीए क्राइसिस हुआ और रिफॉर्म्स में भी देर की गई। दोस्तों, यूपीए के दौरान भी जीएसटी डिस्कशन हुआ था, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि इन्फ्लेशन 10%, सीएडी -4.8% और ग्रोथ रेट 5.5% रहा। अब इकोनॉमी की कमर भी टूट गई थी। पीएम मोदी ने अपनी शुरुआत से ही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पर ध्यान दिया है। सरकार ने 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन करके टैक्स सिस्टम यूनिफाइड किया, रेवेन्यू बढ़ाया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव किया। आईबीसी से बैड लोन्स को क्लीन अप किया गया, जिससे एनपीए घटाने में मदद मिली। पीएसबी रिकैपिटलाइजेशन से बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग हुआ। 2014 में मेक इन इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट किया। एफडीआई लिबरलाइजेशन से डिफेंस और रेलवे जैसे क्षेत्रों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा।
भारतमाला, सागरमाला, हाई स्पीड रेल, स्मार्ट सिटी से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा जो यूपीए से ज्यादा है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई और आधार ने इकोनॉमी डिजिटाइज की, जिससे कोविड पैंडेमिक के दौरान भी मदद मिली। फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करके नीचे लाया गया, जिसमें आज जीडीपी साइज 1.8 ट्रिलियन से 3.7 ट्रिलियन हुआ है। फॉरेक्स 292 बिलियन से 650 बिलियन हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 134 से टॉप 60 और ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली 6 से 8% चल रही है। दोस्तों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कोई ओवरनाइट काम नहीं है, बल्कि मोदी गवर्नमेंट ने कड़े फैसले लिए और सिस्टमैटिक बदलाव किए हैं। इसके चलते ही ग्लोबली इंडिया ब्राइट स्पॉट है। इवन आईएमएफ ने भारत के लिए 2025 ग्रोथ 6.8% प्रोजेक्ट की है। दोस्तों, शॉर्ट में कहूं तो वी आर सो बैक। ये सफर रेजिलियंस का रहा है। 2013 से 2025 तक हमने लंबा सफर तय किया है और अभी और आगे जाना है। आपको क्या लगता है कि अगले 5 सालों में क्या होगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार।